नमस्कार, अभी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ दीक्षा। अभी अभी नगर निकाय चुनावों का समापन हुआ है और कुछ ही वक्त में यानी कि 2024 में आने वाले हैं लोकसभा चुनाव। और उसी बीच में हमारे साथ आज मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने प्रत्याशी के तौर पर अपना फॉर्म भरा था और कोशिश भी की थी इन चुनावों को जीतने के लिए, लेकिन नहीं जीत पाए और मथुरा की जनता ने चुना बीजेपी। इस चीज़ सबसे पहले आपका स्वागत है सर। अभी धन्यवाद। आप इस जीत को कैसे लेंगे, बीजेपी की जीत, ये आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पर आप इस जीत को कैसे लेना चाहेंगे, मतलब आप क्या कहेंगे इस चीज़ पर? देखिए, जब मैं नॉमिनेशन करने गया था उसके बाद भी मैंने जो इंटरव्यू दिया था, मैंने सब में यही कहा था कि मैं एक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे मथुरा के लोगों के लिए विकल्प के तौर पे मौजूद हूँ। अब जो मत जिसने दिया है उनका ये मत का अधिकार है, उसने जिसको भी चुना है, हमारी उसके लिए शुभकामनाएं हैं। वो लोगों की उम्मीदों पर, आकांक्षाओं पर खरा उतरे। हमें चाहते हैं, और जो लोगों की समस्याएं हैं, जैसे हमने इलेक्शन पीरियड में उन समस्याओं को अच्छे से उठाया भी, और वो सारी लोगों की ही समस्या थी। जैसे बंदरों की भयानक समस्या है, लोगों का निकलना दूरभर है, यमुना जी का शुद्धिकरण भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, नगर में ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ख़राब है, 1 घंटे की बारिश हो जाए तो तालाब बन जाता है। दूसरा, जो गरीब आदमी है, जो ये इनके प्रकार अपनी रोजी रोटी का कमा रहा है, उससे उगाही हो रही है, उगाही तंत्र है। तो हमने तो अपने लिए सब मतदान करने से पहले लोगों से कहा था कि इन मुद्दों को मुख्य मुद्दा मानकर हमारे पक्ष में मतदान करें, लेकिन उन्होंने इस समस्या का सॉल्यूशन के लिए पुनः फिर से बीजेपी को चुना है। मेरा उनके लिए बहुत बहुत उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि लोगों की उम्मीदें, आकांक्षा पे वो खरे उतरें, इन समस्याओं को निराकरण करें। और जैसे जाहिर सी बात है, समाधान के लिए उन्हें चुना है, और अगर वो समाधान नहीं कर पाएंगे और लोग हमसे अगर चाहेंगे कि हम उनकी समस्याओं को उठाएं, तो हम उनके साथ उनकी समस्या को उठाएंगे। आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी, आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से भी उन समाधान में हमारा कोई सहयोग हो सकता है, वो हम सहयोग देंगे। ये आपने बहुत सही बात कही है अपने तौर पर कि मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा, मैं विकल्प के तौर पर मौजूद हूँ मथुरा की जनता के लिए। लेकिन बात आती है आने वाले चुनाव में, और पार्टी जिस हिसाब से मथुरा में माहौल देख रहे हैं और बाकी देश में माहौल है एक बीजेपी के लिए भी, आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के तौर पर आपकी क्या तैयारियां हैं आने वाले चुनावों में? देखिए, जब हम ये इलेक्शन में नॉमिनेशन करने जा रहे थे, उस समय हमारा लक्ष्य हमने यही रखा था कि हम इस इलेक्शन के बहाने से 100% मतदाता तक अपनी पार्टी की नीति रीति को पहुंचाएं। और उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ ये जो इलेक्शन है हमारे लिए काफ़ी सफल रहा है। हमने बहुत अच्छे स्केल से इसको लड़ा, 30 से ज़्यादा वार्डों में भी हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, और हमने अपनी बात हर व्यक्ति तक पहुँचाई। चुनना ना चुनना उनके ऊपर ही, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार में किसी को कोई चुनता नहीं है, और वो ना चुने यही अच्छा भी है। क्योंकि हम अगर मेहनत करें और हम कठिनाई से सफलता अगर हासिल करेंगे तो ही वो सफलता स्थायी होगी, अन्यथा स्थायी नहीं होगी। ये तो हमारे लिए है। दूसरा, 2024 की तैयारी के लिए हम संगठन को पुनर्गठित कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है हम बूथ तक अपने संगठन को ले जाएं। फिर से वही बात कि हम जो हमारी पार्टी की नीति है, जो हमारी पार्टी का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम जन जन तक पहुँचाएँ। फिर से उनके ऊपर छोड़ेंगे कि वो हमें चुने हैं, किसी और को चुने। दिल्ली में जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी अपनी जीत को हर बार दाखिल करती है, और बाकी और देश में ऐसा क्यों कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी उस चीज़ को नहीं, मतलब लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही? क्योंकि अगर वोटिंग लिस्ट में देखा जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी कई पीछे थी वोटिंग के। तो आप मतलब क्या सोच रहे हैं इस चीज़ के लिए, वोटर्स की कमी है या अपनी बात पहुँचाने में कमी आ रही है? देखिए, मैं वोटर की कोई कमी नहीं मानता हूँ, ये अन्य चीज़ों से अलग होता है। मैं अपने प्रत्याशियों को भी कहता था, ये मेरे लिए भी है, कि लोग आपको पसंद करेंगे, उसके बावजूद आपको वोट देंगे, ये निश्चित नहीं है। क्योंकि सिर्फ एक ही वोट होता है व्यक्ति का, और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान में रख के वो देता है। और दुर्भाग्य से हमारे जब लोग वोट देने जाते हैं तो जीत हार को ध्यान में रखकर भी वोट देते हैं, जबकि सिद्धांततः मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं मानता हूँ कि जो मतदान करा जा रहा है वो विचारधारा को ध्यान में रख के किया जाए, ना कि जीतने हारने को ध्यान में रख के। तो लोग, ऐसा भी होता है कि पसंद किसी और को करते हैं और आखिर में वोट किसी और को दे आते हैं कि भैया ये तो जीतेगा नहीं, जीत ये रहा है तो मैं इसको दे देता हूँ। तो वो हम उसे कोई घबरा नहीं रहे हैं, और हम ये मानते हैं। तो आप इस चीज़ को मैं इंटरप्ट करने के लिए आप जी, कह कोई बात सकते नहीं। हैं इस चीज़ को कि वोटर की, जो हमारे वोटर्स हैं यानी जनता हमारी, उनकी मानसिकता या वो सेट हो चुकी है उस जगह पर? देखिए, फिर से मैं इसकी कमी भी अपनी मानूंगा, अपनी पार्टी की मानूंगा कि हम अच्छे से अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और मैं ये कहता हूं
निजी बातचीत में अपने सारे कार्यकर्ताओं से कि जब तक हम 10 बार किसी के घर पर ना जाएं, जब तक हम उसे कोई उम्मीद ना करें कि वो हमें चुने। तो हम 2024 से पहले, 2027 से पहले, मैंने पहले भी कहा था कि हम लंबे समय के लिए राजनीति करने मैं आया हूँ, पार्टी तो हमेशा रहने ही वाली है। हम 10 बार अगले इलेक्शन से पहले 10 बार हर व्यक्ति के घर तक जाएंगे, उनको अपनी नीति नीयत के बारे में बताएंगे, फिर उम्मीद करेंगे कि वो हमें चुने। दिल्ली में जैसा हमने किया आपको पता ही है, हमारा शिक्षा स्वास्थ्य मुख्य मुद्दा है और हम जहाँ भी जाते हैं उसकी बात उठाते हैं, क्योंकि शिक्षा सिर्फ रोजगार से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। समानता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शिक्षा है। किसी भी समाज में अगर आप समानता चाहते हैं तो शिक्षा का समान अधिकार अगर आप नहीं देंगे तो आपके समाज में समानता नहीं आएगी। मैं बात को थोड़ा लंबी कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप और मैं, हम सब मथुरा में रहते हैं। मथुरा तो कोई बहुत मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं है, लेकिन आप जानते हैं प्राइवेट जो स्कूल है उनकी फ़ीस क्या है। 4-4, 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ की उनकी फ़ीस है। तो जो आपकी 90% जो आपका नागरिक है उसको देने की स्थिति में नहीं है। पूरे देश में 18 करोड़ बच्चे बेसिक शिक्षा में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और उससे प्राप्ति क्या है, उससे उनका भविष्य क्या है? क्या हम वहाँ से डॉक्टर इंजीनियर पैदा कर रहे हैं? हम मजदूर पैदा कर रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति के बच्चे के भविष्य में और एक अमीर व्यक्ति के बच्चे के भविष्य में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन एक राष्ट्र के तौर पे ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हम हर किसी को समान अवसर नहीं दे पा रहे हैं। फिर से मैं थोड़ी बात लंबी कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 40,000 करोड़ का बेसिक शिक्षा का बजट है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे हासिल क्या हो रहा है? एक भी डॉक्टर नहीं, एक भी इंजीनियर नहीं, एक भी साइंटिस्ट नहीं, एक भी टीचर नहीं। ये उस 40,000 करोड़ की खर्च करने की प्राप्ति है। दूसरा, दिल्ली में भी पैसा जनता का ही है, पैसा किसी का नहीं है। दिल्ली में भी वो पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? सरकारी स्कूल में पढ़कर बच्चे नीट भी क्वालिफाई कर रहे हैं, जी के में भी आ रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। तो हम ये मुख्य मुद्दा है हमारा। वैसे ही स्वास्थ्य का मुख्य मुद्दा है। आपके समाज में 90% लोग ऐसे हैं कि अगर जिन्हें कोई गंभीर समस्या हो जाए तो मृत्यु का इंतज़ार करने के अलावा उन पर कोई चारा नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? ये बहुत गंभीर समस्या है, जबकि ये राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि हमारे हर एक नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा हम खुद करें। पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च होने में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका उपयोग जनता तक नहीं हो रहा है। ये हमारे मुख्य मुद्दे थे, हैं और रहेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये बात हम मथुरा में, उत्तर प्रदेश में हर जन जन तक पहुंचाएंगे और हमें उम्मीद है लोगों की मानसिकता में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। आपने 2-3 चीज़ें मुझे जो बताई स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति, और साथ में अगर हम मथुरा के मुद्दों की बात करें तो मथुरा के मुद्दे जो मेन चर्चित हैं इस वक्त बंदरों की समस्या और यमुना प्रदूषण। अगर आप सरकार में होते, आप पार्टी सरकार में होते, मतलब आम आदमी पार्टी होती इस वक्त में सत्ता में, तो आप लोग इन चीज़ों से कैसे डील कर सकते हैं? फिर एक क्वेश्चन सवाल है कि हर जनता के, अगर ये जनता सुन रही है और इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो उनके मन में ये आना चाहिए कि ये पार्टी अगर हमारे लिए काम करती है, उनके मन में वो बात पहुंचनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप लोग होते सरकार में या सत्ता में, तो आप लोग कैसे इस चीज़ को डील करें? देखिए, यमुना शुद्धिकरण के बारे में मैं ये कहता हूँ, सिर्फ यमुना जी का ही सवाल नहीं है, हमारी सारी नदियाँ गंदी हैं। और ये मैं कहता हूँ हिंदू होने के नाते, भारतीय संस्कृति से जुड़ा होने के नाते हमारे लिए शर्म की बात है। ये मैंने पहले भी कहा है। यूरोप में नदियाँ अगर गंदी हैं तो चल सकता है, अमेरिका में नदियाँ अगर गंदी हैं तो चल सकता है, भारत में अगर नदियाँ गंदी हैं तो ये हमारे सब के लिए शर्म की बात है, क्योंकि हमें पूछते भी, उन्हें माँ भी कहते हैं। और उनको साफ़ करने के लिए कोई इनोवेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्टेड फार्मूले, अभी कोरोना में आपने देखा था सारी नदियाँ साफ़ हो गई थी। क्यों? क्योंकि हम उन्हें गंदा नहीं कर रहे थे। तो हमें नदियों को साफ़ नहीं करना है, गंदा होने से रोकना है, और उसके लिए बहुत सामान्य प्रक्रिया है। जो भी नाले हैं उनको हमें रोकना है, ट्रीटमेंट प्लांट के बाद ही नदियों में पानी जाना चाहिए, और उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च भी हो चुका है। क्लेम तो ये है कि मथुरा में एक भी नाला अब यमुना जी में नहीं गिर रहा है। वस्तुस्थिति क्या है, आप अपने कैमरामैन को भेज दें, आपको पता चल जाएगा। पहली बात तो अगर हम नालों को सीधे गिरने से रोक देंगे, ट्रीटमेंट करके ही अगर उन्हें देंगे, तो नदियाँ हमारी साफ़ हो जाएंगी। यही बात रही बात बंदरों की समस्या की, तो कहीं भी आप जाते हैं तो किसी भी विकसित देश में जाएंगे तो सिर्फ बंदरों से लेना देना नहीं है। जंगल में भी जानवरों का निश्चित घनत्व रखा जाता है। भाई इससे ज़्यादा अगर जनसंख्या है तो उस पर नियंत्रित किया जाएगा, वो कोई भी जानवर हो। तो ऐसा फार्मूला हमें भी लाना चाहिए। उसके बहुत सारे साधारण तरीके मौजूद हैं। तो हम फिर से, क्योंकि हमें समस्या का समाधान करने का मौका नहीं दिया है, टू बी फ्रैंक,
तो अगर मौका देंगे हमें तो हमारे पास समस्याएं हैं। जो हमने वादे किए हैं वो हमने हवा में नहीं किए थे, उसके पीछे हमने काफ़ी सारा वर्क किया हुआ था, जो हमारे पास लिखा हुआ है। सारी चीज़ें रिसर्च वर्क हम पूरा करने के बाद ही हमने वो वादे किए थे, और आगे भविष्य में कभी भी हमें मौका मिलेगा तो हम उसको करके दिखाएंगे। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो थे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। इन्होंने कुछ बातें आपसे कही हैं, हमने बात करी है मथुरा के मुद्दों के बारे में, मथुरा के चर्चित समस्याओं के बारे में इनसे, और ये लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर आगे इस चुनाव के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं उस पर हमने बातचीत की। बाकी की दुनिया की और देशी खबरों के लिए बने रहिए बिजनेस के साथ। धन्यवाद। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।